हेलो। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लास्ट क्लास में हम मेजरमेंट, यूनिट्स, डायमेंशन ये वाला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ओके, तो आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज वो आपके सिलेबस में और बुक में हेडिंग रहता है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। उसके बाद चैप्टर आता है मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, उसके बारे में डिटेल्स में दोनों चैप्टर में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। तो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे हमें उस मोशन के बारे में जानना चाहिए। लोअर क्लासेस में पढ़े हो, बहुत ही मतलब क्लास 6-7 से ही मोशन के बारे में कुछ न कुछ सुनते आ रहे हो, तो मतलब कुछ नया चीज नहीं है कि फिजिक्स में ये क्या होता है, ऐसा कुछ नया तो नहीं है। ओके, 9th क्लास में इस चैप्टर में एक मोशन का एक चैप्टर ही था। उस चैप्टर में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, इक्वेशंस, ग्राफ ये सब भी पढ़े हैं। तो पूरी तरह से एक नया ऐसा तो नहीं है, पर यहाँ पे फिर से एक बार और थोड़ा डिटेल्स में उसको स्टडी करना है। तो पहले उस इंट्रोडक्शन को थोड़ा जान लेते हैं कि मोशन एक्चुअली में होता क्या है और उससे रिलेटेड बाकी उसके टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले देखते हैं। ओके, सी दिस। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे डेफिनेशंस या स्टेटमेंट्स कई बार मैं नहीं लिखता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, पर उसको समझाया जाता है। ओके, और बाय वर्ड्स उसको बोला भी जाता है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ स्लो बोलने के लिए। अगर स्पीड भी लगे तो पॉज करते हुए ही सही, पर उसको लिख लेना, नोट कर लेना जो भी डेफिनेशन, स्टेटमेंट वगैरह कहा जा रहा है सुनते हुए। ठीक है, नहीं लिखने से भी लिख लेना, नोट कर लेना। ओके, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं एक टर्म मैकेनिक्स। जब हम फर्स्ट वीडियो जब आया था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था। फिजिक्स का एक ब्रांच होता है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में तो पढ़ना है। अब जो चैप्टर्स आगे आएंगे इसी के ही बारे में है, मैकेनिक्स। ठीक है ना, तो ये होता क्या है, इसके सब ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं उसको। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन कंडीशंस ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। उसको लिख सकते हैं सुनते हुए, पॉज करते हुए। ठीक है ना, तो ये ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जहां पे हम किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन या मोशन करते हुए स्टेट को, उसके बारे में पढ़ते हैं। दैट डील्स विद दोज कंडीशंस, रेस्ट एंड मोशन कंडीशंस। ये रेस्ट मोशन क्या होता है फिर आगे देखेंगे, उसको भी अच्छे से समझ के आगे जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे ब्रांच के बारे में देखते हैं। तो इस ब्रांच में रेस्ट मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब इसको डिवाइड करते हैं सब ब्रांचेस में। तो सब ब्रांचेस में डिवाइड करने के लिए 2 डिफरेंट वेज हैं। ओके, 2 अलग अलग वे में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले वे में जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तो पहला जो डिवीजन है वो कैसे किया जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल किसको कहेंगे ये भी बताया गया था, इसी के बारे में ही अच्छे से बताया गया था कि जो भी ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का होगा, ओके, उसके साइज को हम इमेजिन कर सकते हैं, मेजरमेंट एक ले सकते हैं। ठीक है ना, उसके रेस्ट मोशन के बारे में अगर हमें स्टडी करना है, देन दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, द मैकेनिक्स इन व्हिच वी डील विद द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद फाइनाइट साइज, लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। और इसके जो थ्योरीज होते हैं वो बहुत पहले दिए गए हैं, एडवांस नहीं है, बहुत पहले इसके थ्योरीज दिए गए हैं। ठीक है, और एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मतलब जब हम पार्टिकल लेवल तक जाएंगे,
ऑब्जेक्ट साइज विथ माइन्यूट स्केल में उनका साइज होगा, तो यहाँ के जो थ्योरीज होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते वहां पे, ठीक है ना। तो उसके लिए दूसरा एक ब्रांच डेवलप किया गया मैकेनिक्स का, जिसको कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। पार्टिकल साइज में अगर है, पार्टिकल लेवल तक अगर है, तो उसमें रेस्ट और मोशन को स्टडी करना, दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो ये एक टाइप से डिवीजन हो गया इसका, ये तो ठीक है। और एक टाइप से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना। मैकेनिक्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में, 3 डिफरेंट सब ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। दिख रहा है, लिख सकते हैं, ऐसे ट्री डायग्राम बनाना भी ठीक होगा, या तो इसको स्टेटमेंट, इसका जो डेफिनेशन कहा जा रहा है सुनते हुए इसको भी लिख लेना, ठीक है। स्टैटिक्स, स्टैटिक वर्ड का ही मीनिंग होता है रेस्ट। ओके, तो स्टैटिक्स क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study objects at rest, deals with the study of objects at rest। रेस्ट में ऑब्जेक्ट होगा, उसमें उसको स्टडी करना है, रेस्ट में होना चाहिए। ये रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, इसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाओगे रेस्ट मोशन एक्चुअली में किसको कह रहे हैं। ऐसे तो समझ में आ जाता है, पर कंसेप्चुअल क्लियर होना है वहां पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टैटिक्स ये ब्रांच हो गया। ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन में है, स्टडी करेंगे, दैट ब्रांच इज काइनेमेटिक्स, बट उसके कॉज को कंसीडर नहीं करते वहां पे, ठीक है। वहां पे पढ़ेंगे मोशन के बारे में, मोशन से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, बट we do not consider the cause of motion in that branch। इस ब्रांच में हम कॉज को, जो भी कॉज है उसका, आगे आएगा क्या कॉज होता है, कैसे होता है, यहां पे कंसिडर नहीं करते काइनेमेटिक्स में। जहां पे कॉज को कंसिडर कर दिए, मोशन विथ कंसिडरिंग द कॉज, दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज नोन एज डायनेमिक्स। ओके, मोशन विथ कंसिडरिंग कॉज, कॉज को जहां पे कंसिडर करना स्टार्ट कर दिए, दैट इज डायनामिक्स। तो अब जो 2 चैप्टर आएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, दोनों चैप्टर में हमें काइनेमेटिक्स को पढ़ना है, उसके बाद फिर आएगा तो डायनेमिक्स होगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स को ही आगे पढ़ना है, ठीक है। तो हम इन डिटेल्स ऑफ मोशन की ही बात करते रहेंगे, तो जान लेते हैं व्हाट इज एक्चुअली रेस्ट, व्हाट इज एक्चुअली मोशन, ठीक है। तो इसके बाद उसी को ही देखते हैं कि हम रेस्ट और मोशन किसको कहेंगे। ये समझ में आया, इसको नोट कर लिए, वेरी गुड, कर लेना, नहीं भी किए हो तो वीडियो को रिवर्स करके, पॉज करके नोट करते जाना, ठीक है। अब जान लेते हैं कि हम रेस्ट किसको बोल रहे हैं और मोशन किसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो रेस्ट किसको बोलेंगे, अब दोनों में हम एक चीज को देख के चलेंगे कि बॉडी का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। दिख रहा है, ऐसे लिख देना, ये क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू। रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलेंगे, अगर उसके पोजीशन में चेंज नहीं होता, ओके। नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब ये क्या है, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जो ऑब्जेक्ट है उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ये कहा जा रहा है। रेस्ट मोशन कभी एक्चुअल में नहीं बोल पाते हम, किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है, एग्जांपल देके समझ सकते हैं। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो मोशन में हमेशा है, वो कभी रेस्ट में आ ही नहीं सकता, पर उसको हम क्या बोलेंगे, विद रेस्पेक्ट टू दिस सोलर सिस्टम, विद रेस्पेक्ट टू सन, ऐसे बोलेंगे तो वो क्लियर होगा। विद रेस्पेक्ट टू सन, हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर मोशन ही करता रहता है, रेस्ट में होता ही नहीं है,
पर अभी जैसे ये पूरा बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे रेस्पेक्ट में ये बोर्ड क्या है, मेरे रेस्पेक्ट में, अब अर्थ या सन के हिसाब से नहीं, ये रेस्ट में है। तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, अच्छा टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है, टाइम पैसेज के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता तो उसको हम बोलेंगे दैट बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। समझ में आया? आई थिंक आया। ठीक है, वैसे ही मोशन उसी के हिसाब से, नो को बस हटा दो, बाकी का लिख दो। ठीक है, ये जो बाकी का है, नो को हटा के ये बाकी का जो है यहाँ पे लिख दो। मोशन कब है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज अगर हुआ तो हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर हो रहा है? रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, एक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, हो सकता है दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो। ठीक है ना, एक के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा, दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। तो ये विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, इसके रेस्पेक्ट में ये जो चीज है ये हमेशा माइंड में हमारे सेट रहना चाहिए। हम सिंपली रेस्ट भी बोल रहे हैं तो भले ही मेंशन ना करें, पर हमें समझ जाना चाहिए कि ये किसी के रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है, हमें समझ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक, ये बात क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया रेस्ट और मोशन के बारे में। अब जान लेते हैं थोड़ा और एक टर्म। ठीक है, यहाँ पे बस उसके थोड़ा आइडिया ले लेना है, उसको कुछ इलैबोरेट तो नहीं करना है ज्यादा। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों को थोड़ा जान लेते हैं, बहुत कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस यूजफुल है इसलिए जान लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब हमें किसी बॉडी का पोजीशन जानना है, या हमें क्या जानना है, उसके मोशन के बारे में जानना है। क्या जानना है कि वो कहां से कहां तक मूव किया, कि वो कितने स्पीड से मूव किया, कि उसका पोजीशन अभी क्या है, उसका पोजीशन इसके बाद क्या है। ठीक है, ये जानने के लिए हमें एक ओरिजिन पॉइंट चाहिए कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं मेजरमेंट लूंगा, मैं एक अपने रेस्पेक्ट में बोलूंगा कि मेरे सामने सपोज एक साइकिल जा रहा है, मैं बोलूंगा कि वो मुझसे अभी 5 मीटर दूर है, मैं बोलूंगा नहीं अभी मुझसे 10 मीटर दूर है। ठीक है ना, मेरे रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ओके, उसको रेफर करके कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझने की बात है। मैथमेटिकली हम क्या करते हैं पोजीशन बताने के लिए? मैथमेटिकली क्या करते हैं, हम 3 एक्सिस ले लेते हैं और स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पता है ना, अगर 2 एक्सिस ले लिए ऐसे, अगर ऐसे 2 एक्सिस ले लिए, ये एक्स एक्सिस बोल दिए, इसको वाई एक्सिस बोल दिए, हम किसको रिप्रेजेंट कर दिए? एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अगर तीसरा एक्सिस भी ऐसे ले लिए, ओके सपोज ये जेड एक्सिस हो गया, अब हमने स्पेस को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब इस पूरे स्पेस को हमने अब यहां पे दिखा दिया। अब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन, इसको मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे सपोज होगा या यहाँ पे सपोज होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे x1, y1, z1 ऐसे। ठीक है ना, x2, y2, z2 ऐसे उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। रेफरेंस पॉइंट कौन बन गया? ये बन गया। इसके रेफरेंस में हम उसको देख रहे हैं। क्लियर हो रहा है रेफरेंस पॉइंट? ओके, दैट मींस इमेजिन कर सकते हैं ए 3D सिस्टम with 3 perpendicular axes. Okay, from the origin we have to determine, we have to find the position of different points or different positions. We have to find different positions. At that case, in that case, origin is the reference point. ठीक है ना, तो हमें एक origin चाहिए, एक reference point चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट लेंगे मोशन के डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है,
अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे मान सकते हैं कि एक 3D सिस्टम है और साथ में एक क्लॉक है। ऐसा नहीं है कि एक्सिस ऐसे बना के और एक अपने वॉच को लेके ऐसे घूमते रहें, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब हमें मेजरमेंट लेना है पोजीशन को विथ टाइम, तब जाके स्टडी क्लियर है। टाइम भी तो पास हो रहा है ना, टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज या रेस्ट पोजीशन होता है ना, इसलिए टाइम मेजरमेंट भी एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसलिए कहते हैं कि इमेजिन करो एक 3D सिस्टम विथ ए क्लॉक, मतलब हमें पोजीशन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर लिए उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इतना ही जानते हैं, इसको और ज़्यादा इलाबोरेट करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। जो मेन टॉपिक है उसमें ही एंटर करेंगे। ओके, सो इट इज रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अब जान लेते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं मोशन के बारे में। रेस्ट के बारे में कुछ ऐसा स्पेशल स्टडी तो करना है नहीं, ठीक है ना। हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो मोशन के बारे में पढ़ना है। तो मोशन क्या है बताया गया। मोशन के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। मोशन के कुछ टाइप्स, एक तो होता है वन डायमेंशनल मोशन, ये होता है वन डायमेंशनल मोशन। एक होता है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। एक होता है थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन। इस चैप्टर में हमें इसके बारे में आगे पूरा पढ़ते जाना है, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते जाना है, ये शायद ही आए, देखेंगे। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा? मोशन मतलब पोजीशन चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट को लेके समझते हैं, कोऑर्डिनेट को, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो अगर एक्स एक्सिस में हो है तो अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा होगा, ना ही वो वाई में जाएगा, ना ही वो जेड में जाएगा, ना ही किसी उस स्पेस में जाएगा। नहीं क्लियर हो रहा है? देखो, वन डायमेंशनल मोशन मीन्स उसके कोई एक ही कोऑर्डिनेट में चेंजेस होंगे। अगर पोजीशन चेंज होता है तो, जैसे सपोज एक बार उसका पोजीशन है 2,1,1 है, ठीक है, 2,1,1। थोड़ी देर बाद देखे तो उसका पोजीशन बन गया 4,1,1, फिर बन गया 6,1,1। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बाकी दो कोऑर्डिनेट वही है। मतलब क्या हो रहा होगा? एक ही लाइन में वो मूव कर रहा है, एक ही लाइन में ही मूव करते रहना, ये है वन डायमेंशनल मोशन। ओके, एक ही लाइन में मूव करते रहना। इसको अलग भी नाम दिया गया है, दूसरे भी नाम देते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? देखो, इसको कहते हैं लीनियर मोशन भी कहा जाता है, लीनियर मोशन। ओके, या तो कहीं पे लिखा गया होगा रेक्टिलिनियर मोशन। क्या लिखेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, स्ट्रेट पाथ में, ठीक है ना। तो एक लाइन में, एक एक्सिस में अगर मोशन है, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ में यहां पे मूव होगा, स्ट्रेट पाथ में, ठीक है ना। टू डायमेंशनल मोशन, अब दो एक्सिस आ जाएंगे यहां पे, जैसे x हो गया, y हो गया, तो क्या x पे और y पे मूव करेगा? ऐसा नहीं है। x y से ये जो प्लेन बना है, इमेजिन करो, ये x है, ये y है, ये जो प्लेन बना है उस प्लेन में मूव करता रहेगा। मतलब उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एनी टू कोऑर्डिनेट्स वो चेंज होते रहेंगे, तीसरा कोऑर्डिनेट जैसा ही तैसा रहेगा। अब जेड कोऑर्डिनेट सपोज चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स वाई चेंज हो रहे हैं, टू डायमेंशनल, ठीक है ना। तो मोशन इन प्लेन है ये, वो मोशन इन स्ट्रेट पाथ था। टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन प्लेन होता है। समझ में आ रहा है? तो ये मोशन इन प्लेन होता है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन,
ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन। ये क्या होता है? मोशन इन स्पेस। तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। ओके, इसको तो नहीं पढ़ना है ज्यादा, पर जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं, वहां पे देखेंगे गैस के पार्टिकल्स रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, फिक्स नहीं रहता डायरेक्शन। वो 3 डायमेंशन का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल मोशन, सभी कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे। मोशन इन स्पेस, क्या मोशन इन स्पेस। ओके, तो यहां पे जो काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे हम, वो होगा 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में। ओके, वेरी गुड। तो अब 1 डायमेंशनल मोशन में कोर्स में आगे जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वो क्या है, उसको अच्छे से हमें समझ के आगे बढ़ना है। हर एक क्वांटिटी को समझना है। जहाँ पे जिस क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला आए उसको समझ के याद रखते हुए आगे जाना है। ठीक है, ये क्वांटिटीज हम सुने भी हैं प्रीवियस क्लासेस में, पर बहुत अच्छे से यहाँ से समझ के आगे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 क्वांटिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। एक हो गया डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। एक तरीके से दोनों सेम टाइप के क्वांटिटी होते हैं, कुछ रेस्पेक्ट में सेम टाइप के क्वांटिटी होते हैं, पर फिजिक्स से रिलेटेड हर एक रेस्पेक्ट को अगर देखें तो डिफरेंसेस भी हैं, उसको हमें जानना है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, उसको बुक्स में लिखा भी होगा, अदर नेम पाथ लेंथ भी कहते हैं। ओके, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन। एक बॉडी मूव किया, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। तो एक्चुअल पाथ वो जहां से भी होके आया होगा, टोटल पाथ को हम मेजर करेंगे, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट टोटल पाथ को हम मेजरमेंट लेंगे, वो होगा डिस्टेंस। ठीक है, जितना भी जहां से भी गया होगा, टोटल मेजरमेंट अगर लेके आएंगे, दैट इज डिस्टेंस। इसमें और क्या क्वालिटी है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, फिक्स्ड डायरेक्शन है ही नहीं, किसी भी पाथ से मेजर करके आ रहे हैं, दैट मींस व्हाट, स्केलर है। ओके, एक डायरेक्शन मेंशन नहीं हो रहा है, इसके लिए स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट हमें पहले से ही पता है, एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी इट इज लेंथ, इट इज नथिंग बट द लेंथ। ठीक है ना, इसलिए उसका एसआई यूनिट होगा मीटर और एमकेएस यूनिट होगा मीटर, सीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर, ये सब पता है। ठीक है, अच्छा, अगर बॉडी मूव कर ही नहीं रहा है, हम टाइम देखते जा रहे हैं, मूव कर ही नहीं रहा है, मतलब डिस्टेंस होगा 0। अगर मूव करना एक बार भी स्टार्ट कर दिया, अब डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों नहीं, क्यों होगा, नहीं हो पाएगा नेगेटिव कभी। नेगेटिव वही होता है जो वेक्टर होता है। वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑपोजिट में नेगेटिव ऐसा लेते हैं, ये तो स्केलर है। एक बार मोशन स्टार्ट हो गया, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड मिला उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस है टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ को मेजर करना। ओके, तो सपोज यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, एक इनिशियल पॉइंट है ए और एक फाइनल पॉइंट है बी। ओके, तो अगर कोई ऐसे पाथ करके गया, ये भी डिस्टेंस कहेंगे। कोई ऐसे करके गया तो ये भी डिस्टेंस होगा। कोई ऐसे गया स्ट्रेट ए टू बी, ये सभी डिस्टेंस हैं, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। पर सबसे कम वाला डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है, स्ट्रेट जो है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इसको देखो, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्शन बता रहे हैं, पूरा फिक्स्ड बता रहे हैं कि इनिशियल टू फाइनल यही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, इसलिए ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इसका भी यूनिट वही है, अब ये भी तो वही लेंथ ही है, मीटर सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे देख रहे हैं, चलो पॉजिटिव। नेगेटिव होगा, सपोज इसको अगर पॉजिटिव लिए, इस तरफ आगे आ जाता नेगेटिव।
ठीक है ना। ये इनिशियल होता, ये फाइनल, तो ये पॉजिटिव। अगर इसी इनिशियल से इस तरफ फाइनल तो नेगेटिव लेते, वेक्टर है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो नेगेटिव। जीरो मतलब अब बोल रहे हैं इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को ही देखना है, इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है, मेजर कर देना है। सपोज बॉडी कहीं से स्टार्ट किया, वहीं पे आके रुक गया, इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो हो सकता है उस केस में। मोशन एक बार स्टार्ट हो गया तो डिस्टेंस अब जीरो नहीं हो पाएगा, उसको पॉजिटिव ही होना होगा। पर मोशन स्टार्ट हो गया तब भी ऐसा कंडीशन आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ऐसा कब होगा? अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। यहाँ पे नोट करने लायक और एक बात है। सपोज कोई तुम्हें क्वेश्चन करे, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? इज इट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस? नेवर। अगर किसी बॉडी के मोशन के लिए, उसके मोशन के लिए, हाँ, अब इसके मोशन के लिए डिस्टेंस और किसी के मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वैसे कंपेयर नहीं बोल रहा हूं, एक ही बॉडी के मोशन के लिए मोशन किया, उसी वो जो किया मोशन उस प्रोसेस में, उसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। अब ये है ना, जैसे अगर कोई यहां से यहां गया, डिस्टेंस भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही, इक्वल हो सकता है, या तो ग्रेटर होगा, स्मॉल तो कभी नहीं होगा, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है ना, वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। स्मॉल कभी नहीं होगा। ये नोट करने लायक बात है। समझ में आ रहा है? सो इट इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो इजी इजी वाले लेंगे, सिंपल ज्योमेट्री वाले। देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। सपोज एकदम ही सिंपल वाला, एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर, ABCD इसका नाम, ठीक है। ये सब 2 मीटर है, सभी साइड्स 2 मीटर है। एक बॉडी A से स्टार्ट किया, क्वेश्चन को सुनो समझो, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं। A से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट और B तक गया, B से C तक गया, C पे रुक गया, ऐसे ऐसे गया, यहां पे रुक गया। मतलब ये इनिशियल पॉइंट बन गया, ये फाइनल पॉइंट बन गया। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ जितना गया है, 2 गया, 2 गया, तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा। 2 2 कितना हो गया? 4। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये A और ये C, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो ये जो डायगोनल है ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये डायगोनल कितना होगा? वो अब स्क्वायर है, मतलब साइड इंटू √2, 2 √2 मीटर होगा, ठीक है। ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया? अच्छा देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका रेडियस दिया है सपोज 4 मीटर। कितना दिया है? 4 मीटर। एक बॉडी यहां से स्टार्ट किया पॉइंट A से, ठीक है। 1 राउंड के बाद A में ही पहुंच गया, ऐसे घूम के A में आ गया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल टू, ऐसे घूम के आ गया, टोटल पाथ, पूरा जो पाथ घूमा है, इसका सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई इंटू r। r कितना है? 4 है। इसको 22/7 जो करना है करना, ठीक है। कितना मीटर होगा? ठीक है ना, 2 पाई r सरकमफेरेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, ये 0 होगा। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, तो ये कितना होगा? 0 होगा। कुछ और भी देखते हैं, ये सर्कल वाले कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, ये सर्कल है, ठीक है,
इसका रेडियस सपोज आर है, क्या है, आर, कैपिटल आर, ठीक है। एक बॉडी ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ऐसे गया, कैसे गया कि ये सेंटर में सपोज 60 डिग्री बना के गया, ऐसा नहीं दिख रहा है, मान लो चलो, ठीक है। ए टू बी जो गया ये सेंटर में 60 डिग्री बना दिया, यहां से यहां जो आया ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहां पे निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब ये आर्क, ये आर्क वाला फॉर्मूला याद है, 10th मैथमेटिक्स में था ये आर्क वाला, हाँ, ऐसे ही कर सकते हैं इसको। अगर ये 360 डिग्री बनाता तो डिस्टेंस होता 2 पाई आर। बोलो समझ में नहीं आया, क्यों बोलोगे, आ गया। 360 मतलब 1 राउंड, 360 डिग्री बनाता तो 2 पाई आर होता डिस्टेंस। अगर 1 डिग्री बनाएगा तो 2 पाई आर बाय 360 डिग्री, 360 होगा उसका डिस्टेंस। अगर 60 डिग्री बनाएगा तो 2 पाई आर बाय 360 इंटू 60, ओके, कितना हो गया ये 6 हो गया, मतलब पाई आर बाय 3, ठीक है। ये कैपिटल आर है, हाँ कैपिटल आर है, पाई आर बाय 3 इतना हो जाएगा क्या, डिस्टेंस, ठीक है। इस आर्क को निकाले हैं, ए बी आर्क को, वो डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये लाइन ए टू बी, ये जो लाइन है ना, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पे ये जो ए बी लाइन है वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ए बी लाइन जो है उसको निकालेंगे, कितना होगा देखते हैं। अच्छा ये ओ पॉइंट है सपोज, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में देखो ए बी और ओ बी दोनों रेडियस है ना, दोनों तो आर है, मतलब ये एक तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया, ओके। आइसोस्केलस ट्रायंगल अगर बन गया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, होते हैं। ये तीनों मिलके 180 डिग्री, एक तो 60, वो दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी 60 डिग्री हो जाएंगे। मैं इसको लिखूंगा फिर, इतना तो पढ़ के आए हो ज्योमेट्री। तीनों 60 डिग्री हो गए, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, मतलब ए बी इक्वल टू बी आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी इसका आर होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस होगा पाई आर बाय 3, डिस्प्लेसमेंट होगा आर इस केस में, ठीक है। और एक क्वेश्चन करें, अच्छा देखो, सपोज एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब, ठीक है। इस क्यूब का जो साइड है, सभी एजेस, वो सपोज एल है, सभी एजेस एल है, ठीक है। क्यूब है, एक बॉडी यहां से स्टार्ट किया, दिख रहा है पोजीशन, यहां से ए सपोज, यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर ऐसे ऊपर चढ़ा और यहां पे रुक गया, ये बी है। ए टू बी गया, पर ऐसे गया, ऊपर चढ़ा, ठीक है। तो यहां पे भी निकालो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जिसको निकालना आता है वीडियो को पॉज करके खुद से निकालो, मैं करने जा रहा हूं, ओके। पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कितना होगा, टोटल पाथ, ये एल गया और एक एल गया, ये भी एल है, मतलब ये बन जाएगा 3l, ये तो डिस्टेंस मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला, ये जो है लाइन ए टू बी, ये जो ए टू बी लाइन है ना, मतलब इसका डायगोनल अंदर जो गया है उसको हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। वो कैसे निकलेगा देखो, इसके नीचे के सरफेस में ये एक तो डायगोनल है इसका, ठीक है। नीचे के सरफेस का डायगोनल, नीचे एक तो स्क्वायर है ना, उसका डायगोनल, ये जो हमें निकालना है ए बी, और ये साइड, ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ऐसे बन रहा है ना, इसका डायगोनल वो कितना होगा, L√2 होगा, स्क्वायर का डायगोनल, ये L है,
ठीक है, और जिसे हमें निकालना है वो है ये, सपोज वो x है, उसको हमें निकालना है AB, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका हाइपोटेनस x इक्वल टू क्या होगा, l स्क्वायर प्लस l रूट 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट होगा पाइथागोरस के हिसाब से, इक्वल टू ये कितना हो गया, l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर रूट मतलब रूट 3l होगा, ये 3l स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट रूट 3l, ठीक है। तो रूट 3l हो गया x, so displacement will be रूट 3l, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रूट 3l, ठीक है। डिस्टेंस हो रहा है 3l, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रूट 3l। सभी क्वेश्चन समझ में आए? ओके, तो ऐसे हम क्लियर हो सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक स्केलर है, एक वेक्टर है, एक में टोटल पाथ कैलकुलेट करना है, एक में बस इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ये दो क्वांटिटी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वांटिटीज देखेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सभी के बारे में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू।